देखो, तुम सबको पता ही है कि हम अपना एसएससी स्टेनोग्राफर का प्रीवियस ईयर का सेट कंटिन्यू कर रहे हैं। चूंकि फर्स्ट सेट है इसीलिए हम पार्ट वाइज कर रहे हैं। देखो, इंग्लिश का सेट हम कंटिन्यू कर रहे हैं। फर्स्ट सेट है तो तुम्हें पता लगेगा कि कौन से क्वेश्चंस किस तरीके से कितने पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए हम पार्ट वाइज कंटिन्यू कर रहे हैं। तुम जानते हो इस सेट का हम एरर वाला पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, सेट सेंटेंस इंप्रूवमेंट कर चुके हैं, ब्लैंक्स कर चुके हैं, एक्टिव पैसिव कर चुके हैं। अब बारी है डायरेक्ट इनडायरेक्ट की। आज का जो लेक्चर होने वाला है ये होने वाला है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में। तो तुम जानते हो कि इसमें 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, और 10 ही इनके नंबर होते हैं। अच्छा, एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, फिर बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, कोई चीज़ कितने नंबर की है वो हर बार उतने ही नंबर की रही है, उतने ही नंबर की रहेगी, ये फिक्स नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि वो चीज़ कम नंबर की हो जाए, या वो चीज़ ज़्यादा नंबर की हो जाए, या फिर वो चीज़ आए ही ना। है ना, हो सकता है उसके अलावा कोई और पार्ट, कोई और चीज़ डाल दी जाए सेट में और वो चीज़ बिल्कुल हटा दी जाए। अभी कुछ सालों से रिसेंट ईयर में तुम देख रहे हो एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट 10-10 नंबर के आ रहे हैं। लेकिन पहले ये 5-5 नंबर के आते थे, और कभी ऐसा भी था कि आते ही नहीं थे। अलग अलग पार्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें पूछी जाती, उस टाइम स्पेलिंग मिस्टेक्स ज़्यादा पूछी जाती थी। है ना, लेकिन अब ट्रेंड पिछले 5-6 सालों से चेंज है। ठीक है, मैं तो काफ़ी टाइम से सेट्स दे रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट्स कर रहा हूँ, और रियल एग्जाम्स में बैठ रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है कि कब कब कैसे कैसे सिलेबस चेंज होता रहता है। लेकिन अभी के लिए जो फिलहाल रिसेंट में चल रहा है वो ये है। और कभी भी चेंज हो जाए तो तुम क्वेश्चन नहीं उठा पाओगे एसएससी पे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कोई भी चीज़ फिक्स मत मानना। रिसेंट ईयर्स में ये स्केड्यूल है, इसलिए हम पिछले पेपर को ऐसे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल टाइम मैनेजमेंट तो तुम्हारी प्रैक्टिस सेट रेगुलर करके ही होगी। चलो, तो सेट करते हैं अपना कंटिन्यू। 100 मार्क्स का ये सेट है एसएससी स्टेनो का रियल सेट, जो प्रीवियस पेपर में पूछा गया है। इसमें पहला क्वेश्चन है, चलो मेरे आंसर बताने से अपना आंसर पहले बताना। ठीक है, और ये रहा तुम्हारा पहला क्वेश्चन इस सेट का। ठीक है, अब देखो, ध्यान से समझो इस चीज़ को और बताओ। पहले अपना आंसर लॉक करो और फिर मैं बताता हूँ तुम्हें। ठीक, करण ने करण सेड टू अस, तो हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना है। एक चीज़ मैं तुम्हें क्लियर बताता हूँ, कोई भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेंटेंस हो, कोई भी एक्टिव पैसिव का सेंटेंस हो, 5-6 सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए। और 5-6 सेकंड के अंदर आंसर कब आएगा? जब तुम्हारी प्रैक्टिस चैप्टर की भी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की भी खूब सारी, खूब अच्छी होगी। है ना, तो 5-6 सेकंड के अंदर आंसर कैसे आएगा ये चीज़ देखते हैं। देखो, तुम्हें पता है कि शुड का हम शुड ही रहने देते हैं। ठीक है, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो शुड का हम शुड ही रहने देते हैं। अब यू जो है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है अस, जिसके अकॉर्डिंग यू की जगह हो जाएगा वी। तो वी शुड ढूंढ लो किस किस में है। वी शुड पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, और चौथे में वी शुड आया हुआ है, तो चौथा आपका आंसर हो गया। पहले क्वेश्चन आंसर आपका फोर्थ हो गया। मैं क्लियर कह रहा हूँ, मेरा आंसर देने से पहले या मेरा सोल्यूशन बताने से पहले जैसे ही क्वेश्चन तुम्हारे सामने आता है, लेक्चर को पॉज करके अपना आंसर ज़रूर चुनो, और बाद में मुझे ज़रूर बताओ नेगेटिव मार्किंग काट करके अपनी, कि कितने मार्क्स तुम्हारे बैठे हैं, कितने मार्क्स तुम्हारे आए हैं। समझ में आई बात? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस सेट में 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, 10 के 10 क्वेश्चन पे मैंने पहले से टिक किया हुआ है ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। पूरे सेंटेंसेस और सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, केवल लिमिटेड चीज़ें पढ़नी चाहिए। ठीक, अब चलो, क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, वीडियो पॉज करो और आंसर करो, देन मैं आंसर बताता हूँ। अब देखो ध्यान से, तुम्हें पता है रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ पर वाजवर आया हुआ है। वाजवर अगर इनडायरेक्ट में हो तो डायरेक्ट में तुम्हें पता है इजारम होगा, पास्ट का प्रेजेंट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा यहाँ पर। तो इजारम कहाँ कहाँ पर है, एक तो हमें ये देखना है। ठीक है, देखो, इजारम पहले में नहीं है, कट गया। दूसरे में इजारम है, हो सकता है। तीसरे में इजारम नहीं है, कट गया। अब चौथे में इजारम है, देखो, तो आंसर है हमारा दूसरे या चौथे में से। अब सोचो कि वी जो यहाँ पर आया हुआ है, ये अस के अकॉर्डिंग आया हुआ है। ठीक है, अस के अकॉर्डिंग आया हुआ। अब कौन सा सब्जेक्ट ऐसा होता है जो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है? वो होता है सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन होता है यू। तो अगर मैं, देखो, डायरेक्ट में यहाँ पर वी की जगह यू रख दूं तो वो अस के हिसाब से वी बन के आएगा इनडायरेक्ट में। समझ में आ रहा है? तो अकॉर्डिंग टू दिस हमें यू वाला आंसर चुनना होगा। आपका आंसर इस क्वेश्चन का भी डी हो गया। बहुत बेसिक बेसिक सी चीज़ें देखनी है, ना तो सारा सेंटेंस पढ़ना, ना सारा सेंटेंस देखना, केवल लिमिटेड चीज़ें देखो। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपका आंसर 5 सेकंड के अंदर आना चाहिए। मैंने फिर कहा है कि एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 2 पार्ट आएंगे, 10-10 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे। इन 20 क्वेश्चन को कंप्लीटली फिनिश करने में 2 मिनट से ज़्यादा लगनी नहीं चाहिए। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि 20 मिनट है तो कम से कम 5-7 मिनट, 10 मिनट तो लगेंगी। भूल जाओ,
15 मिनट में तुम्हें सारी ग्रामर कवर करनी है, सारी वोकेबलरी कवर करनी है। छोड़ना क्या है 15 मिनट के बाद? केवल और केवल पैसेजेस और PQRS वाले क्वेश्चन, जिन्हें हम पैराजंबल बोलते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हमारे इसके हो चुके हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं कहाँ पर है। इस पेज पर तो 2 क्वेश्चन थे, और तो क्वेश्चन इस पेज पर नहीं है। हाँ, एक और है, एक और क्वेश्चन है इस पेज पर भाई, इसको भी देखो जरा ध्यान से। ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसको समझो। क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ चुका है, अब बस आंसर कवर करो। ठीक है, मेरे आंसर बताने से पहले अपना आंसर बताओ, तभी जा करके बात बनेगी। चलो, अब मैं आंसर बता रहा हूँ, अपना आंसर लॉक कर लो। सबसे पहले तुम देखो यहाँ पर डायरेक्ट नरेशन में डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म आई है, दैट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट का इनडायरेक्ट में हो जाता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म। अब हेड प्लस थर्ड फॉर्म देखो किस किस में है। हेड प्लस थर्ड फॉर्म पहले में है, आंसर हो सकता है, दूसरे में नहीं है, कट गया। तीसरे में हेड प्लस थर्ड फॉर्म नहीं है, कट गया। चौथे में हेड प्लस थर्ड फॉर्म है। अब तुम्हें एक बात और देखनी है कि जब हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो वोट को क्वेश्चन वर्ड बनाने के बाद अगला सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में बदल जाएगा। और जब हम अफर्मेटिव में बदलेंगे, ये तो बेसिक रूल है, इसमें कुछ नई चीज़ नहीं है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सब पढ़ा रखा है तुम्हें मैंने, है ना। तो जब हम अफर्मेटिव में बदलेंगे तो तुम्हें ध्यान देना होगा कि सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब इन दोनों ऑप्शन में से 2 तो हमने काट दिए, इन दोनों में ये देखो कि पहले में और चौथे में किस में हेल्पिंग वर्ब बाद में है। तो पहले में हेल्पिंग वर्ब बाद में है, तो ये भी कट गया। आंसर कौन सा आ गया? इसका भी आंसर पहला हो गया। बताओ क्या टफ है डायरेक्ट इनडायरेक्ट चुनने में। ठीक है, बहुत ईजी पार्ट पढ़ेंगे और तुम्हें ऐसा लगेगा ही नहीं कि यार इंग्लिश कोई टफ सब्जेक्ट है। बिजनेस मेकर्स ने इंग्लिश को या किसी भी सब्जेक्ट को हवा बनाया हुआ है। प्री और मेंस जैसे कोई बैचेस नहीं होते, केवल और केवल ऐसा होता है कि आपका बेसिक ठीक हो जाए और एडवांस लेवल पे आप टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस कर लें, डेली प्रैक्टिस सेट करके। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, है ना। बिना बात की लोगों की अफवाहों में मत पड़ो, कोई ऐसा टफ सब्जेक्ट नहीं है इंग्लिश, है ना। ईजी रहो और ईजी चलो। जब मज़ा तभी आएगा पेपर में जब ईजी रहते रहते आपका पेपर सोल्व हो जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इस पेज पर देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। 126 एक ही क्वेश्चन है इस पेज पर। ठीक है, चलो क्वेश्चन तुम्हारे सामने लगाता हूँ, मेरे आंसर से पहले अपना आंसर बताना। तो ये रहा भाई क्वेश्चन तुम्हारा। अब बताओ, आंसर लॉक कर लो अपना, फिर मैं बता रहा हूँ। अब ध्यान से देखो, वाजवर आया हुआ है इनडायरेक्ट में। इसका सीधा सा मतलब है कि डायरेक्ट नरेशन में इजारम रहा होगा। अब इजारम पहले में है, देखो नोट तो यहाँ पर है नहीं, पहले में हो सकता है, इसमें नोट आ गया एक्स्ट्रा, ये नहीं हो सकता, जो दिया हुआ है वही होगा, है ना। और इजारम हमें लगाना है तो वाजवर आया हुआ है, ये भी नहीं लग सकता। अब आंसर है पहले या चौथे में से, 2 तो हमने काट दिए। अब अगली चीज़ क्या देखूं? अगली चीज़ ये देखो कि यहाँ पर लड़के ने अपनी माँ से कहा, लड़के ने अपनी मदर से कहा, लड़के ने अपनी मॉम से कहा, मम्मी से कहा। तो लड़के ने मम्मी से कहा, यहाँ पर आ गया चौथे में, चौथा हमारा बचा हुआ था, मम्मी ने लड़के से कहा। तो क्वेश्चन था लड़के ने मम्मी से कहा, तो आंसर पहला होगा। यहाँ पर हम पलटेंगे नहीं कि मम्मी ने लड़के से कहा, ये नहीं होगा, इसलिए ये भी कट गया। इसकी वजह से, मदर की वजह से, मदर बॉय जो पलट दिया इसने, इसकी वजह से ये भी कटा। तो कई कई रीजंस होते हैं जिनकी वजह से आंसर कट जाता है। इतनी तेज और इतनी पैनी निगाह करने के लिए कि हमारा सेकंड्स में आंसर निकल के आए, इसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, केवल एक सही गाइडेंस के साथ आपको बस लगातार चलते रहना है। एक कहावत सुनी है ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। वही बात है, धीमे रहो, धीरे चलो, लेकिन जो भी चीज़ करो बहुत अच्छे से करो, है ना। ऐसा ना हो कि आप सारा सिलेबस कवर करने के चक्कर में जो आपने पढ़ा है आप उसे ही भूल रहे हैं बार बार, है ना। थोड़ा पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। मैं बार बार यही कहता हूँ कि देखो, अगर तुम भूल जाते हो तो ये निशानी है कि तुम इंसान हो। ठीक है, अगर तुम भूलते नहीं हो तो इसका मतलब तुम स्पीशीज ही दूसरी हो। ठीक, ये बात मैं बार बार कहता रहता हूँ। तो भूलते हो तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, माइंड की कैपेसिटी होती है लेकिन एक ही दिशा में होती है। अनलिमिटेड कैपेसिटी का मालिक होता है हमारा माइंड, हम लोग, बट एक ही दिशा में हम लोग वो मेहनत कर सकते हैं। ठीक है, चलो इस पेज का क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं कितने क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास 2 क्वेश्चन इस पेज पर हैं। तो चलो क्वेश्चन तुम्हारे सामने लगाता हूँ, ध्यान से देखना, पढ़ना और आंसर करना। ये लो भाई, ये आ गया क्वेश्चन तुम्हारे सामने। आंसर करो मेरे आंसर बताने से पहले। ठीक है, चलो अब देखो मैं आंसर बताता हूँ। प्लीज वर्ड आया है और उसके बाद लेट है। लेट है वर्ब, इंपेरेटिव सेंटेंस है, अब इंपेरेटिव वर्ब से शुरू होते हैं। तो जब ये जुड़ेंगे दोनों सेंटेंस आपस में, पिछला और ये वाला, तो तुम जानते हो सीधा वर्ब से, वो सीधा टू से जुड़ेगा। ठीक है, ये सीधा रूल है। तो पहले सेंटेंस में टू से जुड़ा हुआ है, आंसर हो सकता है। दूसरे में टू से नहीं जुड़ा, कट गया। तीसरे में टू से नहीं जुड़ा, कट गया। चौथे में टू से जुड़ा है। ठीक है,
यहाँ तक की बेसिक चीज़ है। अब हमारे पास ए और डी ऑप्शन बचे हैं। अब देखो मी है आपका कौन सा, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, काव्या के अनुसार। अब काव्या है लड़की, तो लड़की के अनुसार मी का हो जाएगा हर। अब देखो हर पहले में है, चौथे में हर नहीं है, तो चौथा भी कट गया। तो आंसर आपका इस क्वेश्चन का भी पहला हो गया। बताओ क्या टिपिकल था, क्या टफ था, है ना। इजी चीज़ें हैं, कोई परेशान नहीं करती हैं चीज़ें। बेहद इजी पेपर आता है, 100 मार्क्स का है। आप मार्क्स देख करके या क्वेश्चन देख करके ही चौंक जाते हैं, बाकी है इस पेपर में कुछ नहीं, सिंपल पेपर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी पेज पर था आई फील। कहाँ पर था, ये रहा। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सामने है। आंसर करो, मेरे बताने से पहले आंसर करो। वीडियो पॉज करो और फिर मैं आंसर बताता हूँ अब। तो क्वेश्चन कह रहा है क्या, यू आर लेट अगेन। अब इजारम को जब हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो तुम जानते हो कि इजारम का वाजवर होने वाला है। अब वाजवर किस किस में है ढूंढो। पहले में नहीं है, काट दो। दूसरे में है, हो सकता है, ठीक है। तीसरे में नहीं है, इसे भी काट दो। चौथे में वाजवर है, ठीक है, ये भी हो सकता है। अब यू जो है सेकंड पर्सन है, जो कि रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो मी के अनुसार जो सब्जेक्ट हम रखेंगे वो आई रखेंगे। अब आई देख लो दोनों में से कौन से में है, पहले में है या चौथे में है। पहले, सॉरी, पहला तो हमने काट ही दिया था, सेकंड में। सेकंड में है या फोर्थ में, आपका सेकंड में है, तो आपका यू की वजह से फोर्थ भी कट गया। अब आंसर आपका कौन सा आ गया, बी आ गया। 52 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब बताओ क्या प्रॉब्लम है इसमें, क्लियर गया ना। इजी सेंटेंसेस हैं, आराम से हो जाएंगे। 4-4 5-5 सेकंड में आंसर आते हैं। और बल्कि जो एक्टिव पैसिव है मैंने लिख रखा है इस पर कि 5 सेकंड में आंसर पकड़े। 5 सेकंड मैंने एक्टिव पैसिव के लिए तो ज़्यादा ही लिख रखे हैं। एक्टिव पैसिव तो इससे भी जल्दी पकड़े जाते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भले ही 5 सेकंड या 6 सेकंड लग जाती है, लेकिन एक्टिव पैसिव में तो इतना भी नहीं लगता। क्वेश्चन पढ़ा, 2 से 3 सेकंड में आंसर। ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इस पेज के हम क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, 2 ही क्वेश्चन थे इस पेज पर। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। 59, 74, 75, 76, 4 क्वेश्चन इस अकेले पेज पर हैं, बस हो गए पूरे। ऑलमोस्ट कंप्लीशन पर हैं हम अपने लेक्चर के। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने इस क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, लेक्चर पॉज करो और आंसर करो। बाद में कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना कि तुम्हारे कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत हैं। ठीक है, अब देखो पहला जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो वुड है और इनडायरेक्ट नरेशन है। अब इनडायरेक्ट को जब हम डायरेक्ट में बदलेंगे तो वुड का हो जाना चाहिए विल शैल। अब देखो किस किस में, विल शैल पहले में है, हो सकता है। दूसरे में है, हो सकता है। तीसरे में वुड है, कट गया। ठीक है, चौथे में हैड है, ये भी कट गया। तो आंसर है पहले दो में से, हमें ये तो पता लग गया है। ठीक है, अब ये देखो, वी विल शिफ्ट टू द न्यू हाउस ऑफ द हाउस द फॉलोइंग ईयर। ठीक है, अब आपका जो आंसर है, वी विल शिफ्ट द टू द न्यू हाउस नेक्स्ट ईयर। तो आंसर यहाँ से क्या बैठेगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर का आपको पता है कि हम फॉलोइंग ईयर चेंज कर देते हैं। तो आपका आंसर हो जाना चाहिए यहाँ से बी। ठीक है, और तो कोई चेंज नहीं है, और तो कोई डिफरेंस नहीं है। शी सेड वी, हाँ, यहाँ पर और कोई चेंज नहीं है। खैर चलो, इसी के साथ आपका 59 सेंटेंस भी कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। 74 क्वेश्चन आपके सामने है। मेरे आंसर बताने से पहले अपना आंसर बताओ। ठीक है, तो 74 का आंसर क्या होगा, ध्यान से देखो। हैड बीन आया हुआ है। हैड बीन होता है पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट का जो डायरेक्ट में आएगा वो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, उल्टा चलेगा। तुम सब जानते ही हो, रूल्स तुम्हें पता है, रूल्स अच्छे से याद कर लो बस, फिर कोई परेशानी नहीं है। बीन आने का मतलब है कि यहाँ पर कोई वर्ब नहीं थी, और वर्ब नहीं है, ऐसे में हम पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगाएंगे, वहाँ पे वॉज वर्ड लगाएंगे। ये चीज़ सारी बता रखी है मैंने, जब मैंने बी वर्ब को एक्सप्लेन किया था कि बी वर्ब का यूज़ कैसे होता है, तो वहाँ सब बता रखा है। एक्टिव पैसिव वॉइस में बताई थी ये चीज़, बी वर्ब का सही यूज़। ठीक है, तो बी वर्ब आई हुई है, इसका मतलब वाज वर्ड लगेगा। अब तुम्हें बस ये देखना है कि वाज वर्ड किस में है। पहले में है, आंसर हो सकता है। दूसरे में नहीं है, ये आंसर नहीं है। तीसरे में वाज वर्ड नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। चौथे में वाज वर्ड तो है, लेकिन बीइंग आ गया। अब देखो यहाँ पर कंटिन्यूटी कहीं नहीं थी, इसलिए बीइंग भी कट गया। वाज वर्ड था तो, लेकिन बीइंग के साथ आ रहा था। बीइंग होता है कंटिन्यूटी का, लेकिन यहाँ पर कंटिन्यूटी कहीं नहीं थी, इसलिए चौथा भी कट गया। आंसर हो गया आपका पहला। बताओ, ईजी है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है,
आंसर बताओ जल्दी से, फिर मैं बता रहा हूँ। मेरे सॉल्यूशन शुरू करने से पहले आंसर अपना लॉक किया करो, लेक्चर पॉज करके किया करो, ठीक है? मैं नहीं रोक सकता क्योंकि उससे फिर हमारा लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाता है। अब देखो अगला सेंटेंस है टू गो एंड टेल। दो सेंटेंसेस को टू से जोड़ा गया है, दैट मीन्स इंपेरेटिव सेंटेंस रहा होगा। इंपेरेटिव यानी कि सीधे वर्ब से शुरू होगा। अब सीधे वर्ब से कौन कौन सा शुरू हो रहा है देखो, पहला नहीं है काट दो, दूसरा है, तीसरा है, चौथा भी सीधे वर्ब से शुरू है, ठीक है? अब एडवाइज्ड है, एडवाइज्ड का सेड टू होगा, सेड टू दोनों में है, यहाँ पर टोल्ड है, इसे काट दो, ये नहीं आएगा, है ना? टोल्ड वाला काट दो। अब बचा कौन सा? तुम्हें ये देखना है कि माई है, माई किसके अकॉर्डिंग आया होगा? माई आया होगा मी के अकॉर्डिंग, है ना? माई ब्रदर एडवाइज्ड मी, मेरे भाई ने मुझे एडवाइस दी कि जाओ और मेरी प्रॉब्लम बताओ, है ना? तो जाओ और अपनी प्रॉब्लम बताओ, ये वाला सेंस है। तो माई जो है मी के अकॉर्डिंग आया होगा। अब मी के अकॉर्डिंग आया होगा तो ये है ऑब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सा सब्जेक्ट बदलते हैं हम, कौन सा प्रोनाउन बदलते हैं? वो होता है सेकंड पर्सन का। अब सेकंड पर्सन का प्रोनाउन क्या होगा माई की तरह से? जैसे यू सेकंड पर्सन है आपका, तो यू का माई की तरह से एडजेक्टिव क्या बैठता है? योर बैठता है। तो जिस भी ऑप्शन में योर होगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है? और ये सारी बेसिक चीज़ें, भले ये आपको हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड फील हो, वैसे इजी है, बट अगर फिर भी हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड फील हो रहा है तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का चैप्टर उसके बेसिक्स ठीक से एक बार करने हैं। नहीं किए होंगे, ग्रामर परेशान कर रही है तो भाई देखो, अगर जिस बच्चे को ग्रामर परेशान कर रही है तो वो पहले ग्रामर ठीक कर लो अपनी, है ना? प्रैक्टिस सेट्स के एडवांस बैच में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले अपनी ग्रामर ठीक करो। एडवांस वाले बैच में केवल वही बच्चा आए जिसको लगता है कि मैं हाँ बेसिक के साथ साथ अपना एडवांस्ड बैच कंटिन्यू कर सकता हूँ, अदरवाइज केवल और केवल बेसिक वाले बैच में रहो, ठीक है? चलो, तो हमारा आंसर होगा योर वाला, माई कट जाएगा, है ना? तो योर जो है मी के अकॉर्डिंग चेंज होकर के इनडायरेक्ट में माई बन जाएगा, इसलिए हमने ये लगा दिया, ठीक है? तो आंसर आपका हो गया सेकंड, ठीक है? इजी थिंग्स हैं, 4-5 सेकंड में आंसर बड़े आराम से आ जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आई थिंक 10 के अराउंड हो गए होंगे, है ना? इसके अलावा तो और कोई क्वेश्चन नहीं है, लेक्चर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीशन पर है। तो सेज है, तो सेज का सेज किस किस में है? पहले में है ये कट गया, तीसरे में है ये कट गया। अब सेज है इजारे में। अब तुम्हें पता है जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच भी प्रेजेंट में ही रहेगी, उसका टेंस चेंज नहीं करते, तो यहाँ पर इजारे में ही रहेगा। बस आई जो है फर्स्ट पर्सन है, वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो ही के अकॉर्डिंग ही बन जाएगा। तो ही इज किस में है हम ढूंढेंगे। आई एम, आई के साथ तो एम आता है लेकिन ही के साथ इज आएगा, रहेगा इजारे में प्रेजेंट ही रहेगा। तो ही इज किस किस में, ये ढूंढ लो बस। पहले में है, ये आंसर हो सकता है, दूसरे में है, ये आंसर हो सकता है। अब बताओ, सॉरी चौथे में, चौथा तो हमने काट ही दिया था, तीसरा बचा था, तीसरे में ही इज नहीं है इसलिए ये भी काट दिया, तो आंसर हो गया आपका पहला, ठीक है? इसी के साथ तुम्हारे इस सेट के 10 के 10 डायरेक्ट इनडायरेक्ट फिनिश हो गए, ठीक है? और देखते हैं किसी और क्वेश्चन में कहीं और है क्या, हम 10 कर चुके हैं क्या? इसके बाद आते हैं 84 से 88 पैसेज हो गए, 96 100 तक, ठीक है? और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं है, केवल 10 ही पूछे गए हैं, ठीक है भाई? तो चलो, तो तुमने जो फील किया, तो देखो दो चीज़ें हो सकती हैं कि तुमने क्या फील किया हो। एक तो हो सकता है तुमने क्वेश्चन करते हुए ये देखा हो कि भाई हमें फटाफट से हो रहा है, सारा काम हो रहा है, सारी चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं, तो देखो एडवांस बैच में ही कंटिन्यू करते रहो। अगर तुम्हें लग रहा है कि यार नहीं यार इतनी तेज़ी से अभी नहीं पकड़ पा रहे, या हमें अभी रूल्स परेशान कर रहे हैं, तो देखो बेसिक बैच ज्वाइन करो, बेसिक बैच ही सबसे सही रास्ता होगा इस चीज़ को इम्प्रूव करने का। अगर कोई भी बच्चा, मैं क्लियर कहता हूँ, 2-3 महीने में कोई भी सब्जेक्ट नहीं तैयार हो सकता है, कोई भी जीरो से हीरो नहीं बन सकता है 2-3 महीने में। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये करना है कि अपने टीचर को और अपने आप को समय देना है, ठीक है? अगर तुम 1 से 1.5 साल किसी एक सब्जेक्ट में दे जाते हो, 1 साल मैक्सिमम बहुत होता है, इससे ज़्यादा पढ़ा भी नहीं करते, जिसमें 3-4 महीने बेसिक कर लिया, 6-7 महीने आपने एडवांस की प्रैक्टिस कर ली, तो वहीं टाइम मैनेजमेंट भी कवर हो जाती है, वहीं पर आपका जितना टाइम अलॉटेड होता है उससे कम समय में आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करना भी सिखा दी जाता है, तो सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं आराम से, इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात है नहीं, ठीक है? तो हमारा ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेशन भी पूरा होता है आज, है ना? इस सेट को देखो, चूंकि डेमो सेट चल रहा है, पहला सेट है एसएससी स्टेनोग्राफर में क्या क्या चीज़ कितने नंबर की पूछी जाती है, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ थोड़ा सा बस इसलिए, और वो भी रीसेंट सेट में। देखो भरोसा कुछ नहीं है कि हाँ पिछले साल इतने नंबर का आया था तो इस बार भी इतने नंबर का ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? कभी भी कुछ भी कर सकती है ये, ठीक?
तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस अपने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो जो पूछी जा सकती हैं वो तैयार रखनी है। अगर कोई नहीं पूछी जाती है उसको भी छोड़ना नहीं है, उसे भी तैयार रखो। जैसे सब्स्टिट्यूट्स जो है डायरेक्टली नहीं पूछे जा रहे, वो कभी तो एंटोनी सिनोनिम में पूछ रहा है, कभी पैराग्राफ में पूछ रहा है, कहीं ना कहीं कोई वर्ड देता है जिसका मीनिंग शायद तुम सब्स्टिट्यूट्स में याद करते हो, अभी डायरेक्टली नहीं पूछ रहा। अब किसी साल डायरेक्टली पूछ ले तो आपको ये हो जाएगा कि यार हमने तो सब्स्टिट्यूट्स याद ही नहीं किए थे, है ना। ऐसा नहीं होता है, आपको सिंपली सब चीज़ें तैयार करके चलनी है, क्योंकि इसने सिंपल बोल रखा है कि इंग्लिश लैंग्वेज तैयार करनी है पूरी, इसमें वोकेबलरी तैयार करनी है, ग्रामर तैयार करनी है, ठीक है। एंटोनी सिनोनिम बोला है, बाकी किसी का जिक्र ही नहीं किया, जबकि क्या नाम, आइडियम्स वगैरह भी पूछता है, फ्रेजल वर्ब्स भी पूछता है ना, फिक्स प्रीपोजिशंस भी पूछता है, सारी चीज़ें पूछ रहा है, जिक्र केवल एक आधी चीज़ का कर रखा है। तो इस पर भरोसा मत करो, ठीक है। ये तो केवल ओवरऑल ओवरव्यू दे देता है कि हाँ ऐसा कुछ पूछा जाएगा। बाकी रिसेंट ईयर के पेपर्स में क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो ये रहे, यही पूछे जाएंगे, ये कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है। अगली बार भी कोई भी क्वेश्चन चेंज हो सकता है, कोई भी पार्ट हटाया जा सकता है, कोई भी पार्ट ऐड किया जा सकता है, लेकिन ऐड वही होगा या हटाया वही जाएगा। जो भी ऐड होगा वो पिछले साल में जो जो पार्ट्स बना रखे हैं एसएससी ने, केवल उन्हीं में से कुछ पूछेगा। जैसे इसमें सब्स्टिट्यूट्स और स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं है तो ज़्यादा ज़्यादा इन्हें ऐड कर सकता है और कुछ खास ऐड नहीं करेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट लेक्चर हम करते हैं एंटोनी सिनोनिम का, इस सेट के एंटोनी सिनोनिम कवर करते हैं। अभी चूंकि तुम्हें समझाना है इसलिए मैं अलग अलग करा रहा हूँ, जब हम अपनी डेमो सेट से बाहर निकलेंगे, जब रियल सेट्स में आएंगे, सारे के सारे रियल तो ये भी सेट है, लेकिन जब हम बैच में अपने रियल सेट्स कंटिन्यू करेंगे तो वहाँ पर हम क्वेश्चन वाइज करेंगे, पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। अभी तो हम लगातार नहीं कर रहे हैं, केवल जो पार्ट वाइज है वही कर रहे हैं, फिर हम लाइन से करेंगे सारे क्वेश्चन जब हम लाइव पढ़ेंगे इन चीज़ों को, ठीक है। तो चलो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।